हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का जो टॉपिक है प्लियोट्रॉपिज्म, जो यूजुअली 1 मार्क में आता है और काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्लियोट्रॉपिज्म यूजुअली क्या होता है, हमें पता है कि नॉर्मली जो वन जीन होता है, जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है, वन जीन यूजुअली वन कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, ऐसा देखा जाता है नॉर्मल केसेस में। बट कई बार क्या होता है कि जो वन जीन है यानी कि सिंगल जीन है, वो किसको रेगुलेट करता है? वन करेक्टर को तो रेगुलेट करता है, लेकिन एक करेक्टर को रेगुलेट करने के साथ साथ उस करेक्टर से रिलेटेड और भी मल्टीपल इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। और भी क्या दिखाई देते हैं? उस करेक्टर से रिलेटेड मल्टीपल इफेक्ट्स या मल्टीपल कंडीशंस को भी वो इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल नहीं करता, इन्फ्लुएंस करता, मतलब प्रभावित करता है। सिंपली समझने की कोशिश करिए, जैसे आपने एक गुड हैबिट अडॉप्ट की। क्या गुड हैबिट अडॉप्ट की? कि आपने अर्ली मॉर्निंग अवेक करना स्टार्ट किया। आप सुबह बहुत जल्दी टाइम से जगने लग गए। जब आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो सबसे आप अब अर्ली मॉर्निंग उठना एक करेक्टर है, जैसे एक जीन ने एक करेक्टर कंट्रोल किया तो आपने केवल एक काम किया कि अर्ली मॉर्निंग उठे, लेकिन उसके सेकेंडरी इफेक्ट जैसे मल्टीपल इफेक्ट क्या होंगे? उसके सेकेंडरी इफेक्ट बेटा क्या क्या होने वाले हैं? उसके सेकेंडरी इफेक्ट ये होने वाले हैं कि आप सपोज उसके साथ साथ टाइम से उठे तो टाइम मिल गया तो योगा करने लग गए। जब आपने योगा किया तो आपकी हेल्थ बेटर हो गई। हेल्थ बेटर हो गई, आप टाइमली उठे तो आपका जो भी वर्क था वो आप टाइमली कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है ना? और इसकी वजह से आप दिन भर कैसा फील करेंगे? एनर्जेटिक फील करेंगे। तो काम तो आपने एक किया, लेकिन उसके इफेक्ट कैसे हुए? मल्टीपल। ऐसा ही एक्चुअल में होता है प्लियोट्रॉपिज्म, कि एक जीन एक करेक्टर तो कंट्रोल करता है, लेकिन उस जीन से रिलेटेड जो सेकेंडरी इफेक्ट्स है ना, वो मल्टीपल होते हैं और उस जीन की वजह से वो मल्टीपल इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो चलिए समझते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन क्या दी है कि द एबिलिटी ऑफ अ जीन टू हैव मल्टीपल इफेक्ट्स इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। एक जीन के जब मल्टीपल इफेक्ट दिखाई देते हैं तो इसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। पुरानी बुक्स में कई बार दिया रहता है, जब एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है तो उसे प्लियोट्रॉपिज्म कहते हैं, बट वो डेफिनेशन आज की डेट में प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, प्लियोट्रॉपिज्म इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि अगर हम ग्रीक टर्म को देखें तो ग्रीक टर्म है प्लियोन, एंड प्लियोन मीन्स होता है बेटा मोर। मोर मीन्स मोर देन वन। तो सिंपल सी चीज, इसी बेस पे इसका नाम रखा गया है, क्योंकि यहां इन्फ्लुएंस या इफेक्ट क्या होते हैं? मोर देन वन करेक्टर। व्हेन मोर देन वन करेक्टर आर अफेक्टेड बाय अ सिंगल जीन, दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिज्म। आप डेफिनेशन अपने बेस पे बना सकते हैं। अब इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो ह्यूमन के केस में देखा जाता है वो देखा जाता है सिकल सेल एनीमिया, जो कि ह्यूमन में होती है। अब हम सबको पता है ये एक जीन में डिफेक्ट की वजह से होता है। किसमें डिफेक्ट की वजह से? जीन में डिफेक्ट की वजह से। जब जीन में डिफेक्ट होता है तो जो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन होता है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। वो हीमोग्लोबिन कैसा होता है? डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है। अब जीन में जो जीन है वो हीमोग्लोबिन को कंट्रोल करता था, तो सिंपल सी चीज है, बट जीन में डिफेक्ट आया तो उसका पहला जो डायरेक्ट इफेक्ट है या डायरेक्ट करेक्टर रेगुलेशन था हीमोग्लोबिन, तो किसमें प्रॉब्लम हो गई? हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम हो गई। बट इसकी वजह से सेकेंडरी इफेक्ट क्या क्या कॉज हुए वो भी देख लेते हैं। सेकेंडरी इफेक्ट कौन कौन से बेटा कॉज होते हैं? जैसे नंबर एक, जो आरबीसीज हैं उनका शेप कैसा हो जाता है? उनका शेप हो जाता है सिकल शेप्ड। कैसा हो जाता है? सिकल सेप्ड, हसिया के आकार का, मतलब इस तरीके से कुछ हो जाता है। दूसरा पॉइंट इसकी वजह से क्या आता है? आरबीसीज का शेप अफेक्ट हो गया है। इसकी वजह से जो आरबीसीज होती हैं वो इकट्ठी या कई बार ग्रुप्स में इकट्ठी हो जाती है, एक दूसरे के साथ एंटेंगल कर जाती हैं और ये क्लंप करने लगती है, मतलब आपस में ग्रुप जैसा बन जाता है। और इनकी क्लंपिंग की वजह से ये कई बार जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना, क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज, इनमें इकट्ठी जैसी हो जाती हैं और कई बार इनमें इकट्ठी होने की वजह से
प्रॉब्लम आ जाती है कहाँ पर, हार्ट में ये कलेक्ट हो गई कैपिलरीज के अंदर, या फिर किडनी में, या फिर स्प्लीन में, कहीं पर भी कलेक्ट हो जाती हैं तो वो ऑर्गन उसकी वजह से अफेक्ट करता है। कई बार आरबीसी ग्रुपिंग कर लेती हैं ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज की कंडीशन भी शो होती है। क्लियर है ना। इसके बाद अगर हम और भी पार्ट को समझें तो चले इतना सफिशिएंट है फिलहाल हमारे लिए। एक चीज और हम कह सकते हैं कि जब आरबीसीज डिफेक्टेड होती हैं सिकल सेल एनीमिया वाली कंडीशन में, तो इसकी वजह से क्या कॉज हो जाता है, एनीमिया भी कॉज होता है, क्योंकि आरबीसीज प्रॉपर ऑक्सीजन का कैरियर नहीं कर पाती हैं। क्लियर है ना। और आरबीसीज की डेथ भी इस कंडीशन में जल्दी हो जाती है। अल्टीमेटली डिफेक्ट किस में आया था, जीन में, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या है, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, और उसके सेकेंडरी इफेक्ट क्या है, आरबीसी के शेप में चेंज, आरबीसी की क्लम्बिंग, पर्सन में एनीमिया, और आरबीसी के क्लॉग होने की वजह से, कैपिलरीज में फंसने की वजह से कई बार ब्रेन डैमेज तक दिखाई देता है। तो ये एक्चुअल में क्या है बेटा, ये है एक्चुअल में प्लियोट्रॉपी, जहां पर एक जीन का डायरेक्ट इफेक्ट तो होता है बट सेकेंडरी इफेक्ट भी बहुत सारे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट एक कंडीशन हम और देख लेते हैं, व्हाइट आई म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला। क्लियर है ना। तो ड्रोसोफिला में जो व्हाइट आई म्यूटेशन से जो व्हाइट आई दिखाई देती है, अगर आपको याद हो तो हमने ड्रोसोफिला के बारे में मल्टीपल एलिलिज्म के केस में भी पढ़ाया होगा। किसके केस में, मल्टीपल एलिलिज्म के केस में पढ़ाया होगा कि 15 एलिलीज, कितने, 15 एलिल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ड्रोसोफिला में आई कलर के लिए। फिलहाल अभी प्लियोट्रॉपिज्म देख रहे हैं, तो म्यूटेशन की वजह से जब एक ड्रोसोफिला में व्हाइट आई कलर दिखाई देता है, तो ये तो जीन की वजह से डायरेक्ट हो गया, किसकी वजह से हुआ है, जीन की वजह से ये कैरेक्टर दिखाई दिया है। लेकिन सेकेंडरी कैरेक्टर्स क्या दिखाई देते हैं, इस ड्रोसोफिला की बॉडी पर भी क्या दिखाई देता है, डिपिगमेंटेशन। क्या दिखाई देता है, डिपिगमेंटेशन, यानी कि बहुत सारी जगहों पर इस ड्रोसोफिला की बॉडी में लैक ऑफ पिगमेंटेशन दिखाई देता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा।